महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होने जा रहा है, जबकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। अकेले बीएमसी में 227 वार्ड हैं, जिनके लिए करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएमसी के मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से नगर निगम का प्रशासनिक कामकाज अधिकारी प्रशासक संभाल रहे थे। ये चुनाव फरवरी 2022 में होने थे, लेकिन विभिन्न कानूनी और राजनीतिक कारणों से लगातार ये चुनाव टलते रहे। बीएमसी चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ शिवसेना मनसे गठबंधन और बीजेपी शिवसेना आमने सामने है, यानी कि शिंदे गुट। वहीं कांग्रेस गठबंधन और एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार व अजित पवार अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र के दोनों बड़े गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए और महायुति अपने पारंपरिक स्वरूप में नहीं उतर रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन में है। कांग्रेस ने बहुजन वंचित अघाड़ी वीबीए के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वामदल और राष्ट्रीय समाज पार्टी जैसी छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। एनसीपी के दोनों गुट स्वतंत्र रूप से मैदान में हैं। सीटों के लिहाज से बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे गुट की शिवसेना 90 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी करीब 150 सीटों पर, मनसे 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने मुंबई में 143 उम्मीदवार, वीबीए ने 46 उम्मीदवार, जबकि 6 सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस गठबंधन ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस वजह से बीएमसी की 32 सीटों पर बीजेपी, शिंदे सेना और शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि इन सीटों पर कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है और वोटों के बंटने की संभावना नहीं है। इस बीच प्रचार समाप्त होने से एक दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। शिंदे ने सवाल किया कि बीएमसी में 25 साल तक शिवसेना के शासन में आखिर क्या विकास किया गया। 1997 से 2022 तक बीएमसी पर अविभाजित शिवसेना का नियंत्रण रहा था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों ने इस चुनाव में मराठी अस्मिता को मुख्य मुद्दा बनाया है। राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को बाल ठाकरे से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता पर नियंत्रण की लड़ाई है। 74,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के साथ बीएमसी एशिया का सबसे बड़ा नगरीय निकाय है। इसका बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कई राज्यों से भी अधिक है। और यही वजह है कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, कांग्रेस, शरद पवार और अजित पवार सभी के लिए बीएमसी चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या मराठी अस्मिता यूबीटी के लिए जो है वो किसके साथ जाएगी। तमाम सवाल हैं। आज सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। महानगर पालिका है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि मुंबई महानगर पालिका का जो वार्षिक बजट है, भारत के 5 राज्य सरकार के बजट से भी अधिक बजट मुंबई महानगर पालिका में। इस बात पर हम सबको गर्व है, गौरव है, अभिमान है। लेकिन आम मुंबईकरों को इस बात पर दुख है और गुस्सा है, नाराजगी है, राग है कि पिछले 25 वर्षों के लिए भारत की सबसे अमीर महानगर पालिका का दुरुपयोग किया गया है। और 2 परिवारों ने, मैं साफ कह सकता हूँ कि 2 परिवारों ने मुंबई महानगर पालिका को एक एटीएम के रूप में इसका इस्तेमाल किया। हम जब बैंक में जाते हैं ना, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, वैसे 2 परिवारों के लिए मुंबई महानगर पालिका उन्होंने एक एटीएम के रूप में विड्रॉ किया। महायुति के लिए, देवेंद्र फडणवीस जी के लिए, एकनाथ शिंदे जी के लिए भी मुंबई महानगर पालिका एक एटीएम है। लेकिन हमारे एटीएम और उनके एटीएम में यही फ़र्क है, उनके लिए एटीएम का साफ मतलब था एनी टाइम मनी, हमारे लिए एटीएम का मतलब है अकाउंटेबल टू मुंबईकर्स।
हमारा उद्देश्य है कि मुंबई महानगर पालिका आम मुंबईकरों के लिए जवाबदेह रहना चाहिए, आम मुंबईकरों के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए और आम जो सुविधाएं हैं मुंबईकरों तक हमें पहुंचाना है। और इसलिए मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से आज पूरी महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस तेज़ी से आज मुंबई में काम हो रही है और सबसे जो महत्वपूर्ण काम मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सबसे आम लोगों के लिए वो काम है गृह निर्माण का, घर का। बयानबाजी से वोट नहीं मिलते हैं, काम के आधार पे वोट मिलता है और जिस व्यक्ति ने काम किया है ऑन ग्राउंड उन्हीं को वोट मिलेगा। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो मेहनत की है हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए, स्विच ट्रीटमेंट प्लांट हो, खड्डे मुक्त मुंबई हो, गिरनी कामगार हो, बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट हो, रमाबाई नगर हो, ये होता है सक्रिय काम। इस आदेश के साथ आगे जाइए। और जो लोग घर बैठते हैं वो बयानबाजी ही करते हैं और सोचते हैं कि उनकी राजनीति चलेगी घर से। गए वो दिन, आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जिस तरह से इस चुनाव में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास हो रहा है, राम जी को भी चुनाव में ले आया गया, बुरके को चुनाव में लाया गया, चुनाव में बांग्लादेश के नाम पे वोट मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही है। मराठी मानुस है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, अपना हक मांगो, लेकिन उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, उनके खिलाफ लोगों को भड़का देना ये भी गलत बात है। हम इसके पक्षधर हैं कि मुंबई शहर में रहने वाले सभी जाति, धर्म, भाषा प्रांत के लोगों ने इस शहर को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है, सबकी हिस्सेदारी है और मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बनाने में सभी कॉस्मोपॉलिटन जो कैरेक्टर है वही मुंबई की पहचान है। एक नेता तमिलनाडु से आ जाते हैं, यहाँ पे आकर कहते हैं कि मुंबई नहीं बॉम्बे है ये। जाइए मद्रास में, चेन्नई में बोलिए कि चेन्नई नहीं मद्रास है, वहाँ हिम्मत नहीं, यहाँ पे आके कोई नया मुद्दा भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमें लगता है ये सारी चीजें गलत है। हमारी पार्टी विभाजनकारी नीतियों पर काम नहीं करती। आई लव महादेव के विचार के ही महापौर बैठने चाहिए और इसी के लिए हम लोग सब जगह जाके इस तरीके का आह्वान कर रहे हैं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, कोई बुर्का वाली इधर महापौर बनी है। यहाँ हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदू और राष्ट्रभक्त सोच के ही मेयर महापौर बनने वाले। पूरे 29 महापालिका में हमको जय श्री राम बोलने वाले ही मेयर आपको बैठे हुए दिखेंगे। हर जगह भगवामय वातावरण आपको दिखेगा। मतदारों को मैं विनती करूंगा, कल मकर संक्रांति का उत्सव है, बड़े पैमाने पे हमारे गुजराती और मारवाड़ी भाई और हमारी फैमिली अपने अपने गांव जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये वक्त यहाँ मुंबई में रह के वोटिंग करना एक हिंदू समाज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इस बार की मकर संक्रांति आप यहाँ हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आप यहीं पे रह के, मुंबई में रह के, थाना में रह के वोटिंग करना चाहिए। जिससे अगले साल की मकर संक्रांति अगर आपको हिंदू बन के अगर यहाँ सेलिब्रेट करनी हो तो इस साल आपको मुंबई महापालिका हो, थाना महापालिका और सभी महापालिका में मतदान बड़े पैमाने पे करना चाहिए, क्योंकि सामने से जो वोट जिहाद हो रहा है, हर किसी को मस्जिद और अजान के नाम पे डराया जा रहा है, उसका जवाब अगर हमको देना है तो हिंदू समाज को, राष्ट्रभक्त समाज को बड़े पैमाने पे वोटिंग के लिए उतरना होगा। तो सभी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विनायक आंबेकर जी है। विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी है शिवसेना यूनिटी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हमारे साथ है। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष मिश्रा जी है। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शिवसेना
शिंदे से हमारे साथ योगेश केदार जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत बीजेपी पार्टी से ही करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से बीजेपी को विथ अ डिफरेंस पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें ठोस मॉडल क्या है पार्टी की तरफ से? क्योंकि मुंबई में जो कब्जा रहा है 2 दशक से ज्यादा आपकी पार्टी का रहा है, लेकिन अगर ये चुनाव हम देखा जाए तो सड़क पर पानी पर होना चाहिए, लेकिन सड़क पानी बिजली के मुद्दे नहीं दिखाई जा रहे, बयानबाजियां चल रही हैं। हमारे पार्टी की तरफ से कोई भी बयानबाजियां नहीं चल रही है। हमारे पार्टी की तरफ से विकास का ही मुद्दा है। कल हमारा जो महायुति का बड़ा सभा हुआ, उस सभा में माननीय देवेंद्र जी का, माननीय एकनाथ जी का यदि वक्तव्य आपने सुना रहेगा तो हमारे पूरे नेताओं ने डेव्हलपमेंट के ऊपर ही भर दिया था। अभी आप जो बयानबाजी बोल रहे कि मराठी लोकांसाठी ही शेवटची निवडणूक है, ये बयानबाजी किसने की आपको मालूम है? ये देवेंद्र जी ने साफ बोला है, क्योंकि हमारे ऊपर एक आरोप किया था कि मुंबई में खाली अडानी की संपत्ति गए 10-20 साल में बढ़ी है। तो देवेंद्र जी ने मुंबई के हर उद्योगपति की संपत्ति में गए 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है उसके पूरी जानकारी रिकॉर्ड के सहित कल सभा में सादर की है। और अडानी समझो 100% बढ़ा है, तो टाटा है, बिरला है, सब ग्रुप जो है उससे ज्यादा ही बढ़े है। तो हमारे पास कोई ऐसा एक दूसरे के ऊपर टीका करने का मुद्दा नहीं है। वी वांट टू डेवलप मुंबई, और मुंबईकर को मालूम है मेट्रो देने वाले, सागरी मार्ग देने वाले, ये सब जो आवास है वो आवास पुराने वाले, ये सब चीज जो है वो खाली महायुति का सरकार है। उन्होंने जो काम किया है उसको मुंबई का हर आदमी अपना सहकार्य, सहयोग और मत देगा, ये हमें विश्वास है। रतन जी, मुंबई को डेवलप करने की बात कही जा रही है, क्या ठोस मॉडल है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए मुंबई में तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर मानी जाती रही है। इस बार किस तरीके से वापसी, क्या ठोस मॉडल? रतन जी। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है, ये मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए, और मुद्दों के आधार पे कांग्रेस पार्टी तो वही उसी में प्रॉब्लम है। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, मैं एक काम करता हूँ पीयूष जी, एक बार आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए कृपया, आप जो बात करें वो आ रही है जी। ठीक है रतन जी, बात पूरी करिए। हाँ, हमें अपनी बात रखूं अगर पीयूष जी का हो गया हो तो? जी रतन जी, बात पूरी रखिए। देखिए, क्या होता है कि अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे कि मिलिंद देवड़ा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एटीएम की जिक्र कर रहे थे, एटीएम की बात कर रहे थे। शायद वो भूल जाते हैं कि उनके पिताजी को यही कांग्रेस ने कई दशकों तक, लंबे समय तक मुंबई का महापौर बनाया था, और मुंबई की जो रफ्तार थी कांग्रेस पार्टी के समय में बढ़ी थी। उसके बाद अन्य दलों के लोगों ने उस पर कब्जा जमाया और मुंबई को रफ्तार देने का काम किया। लेकिन आज के डेट में अगर यूं कहें कि आज के समय में अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ये कहने लगे कि मुंबई थम गई थी, मुंबई रुक गई थी और मुंबई का विकास नहीं हुआ, तो ये कहना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। आप अगर पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बना लेंगे, इससे जनता समझने वाली नहीं है। शिवसेना वही थी, आज भी वही शिवसेना है, कल भी भाजपा थी, आज भी भाजपा वही है। तो कहने का मतलब यह है कि मुंबई को रफ्तार मिलनी चाहिए, मुंबई को गति मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसी जाति, किसी धर्म में विश्वास नहीं करती, सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। मुंबई के दिल में जो रहेगा वो मुंबई पे राज करेगा। ये मुंबई के वासी बड़े समझदार, बड़े चालाक होते हैं। मुंबई अपना माइंडेड देगा। आने वाले समय में 16 तारीख, ज्यादा दिन नहीं बचा है, सब क्लियर हो जाएगा। रतन तिवारी जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी जाति उसमें नहीं रहती है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है कि बुर्का पहनने वाली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी, उनके अबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि बुर्का पहनने वाली मेयर बनेगी, तो आप इन बयानों का समर्थन करेंगे या खारिज करेंगे ऐसे बयानों को? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ शिवांगी जी, ओवैसी की अपनी एक पार्टी है, उनका एक अपना वक्तव्य होता है, उनकी पार्टी की अपनी विचारधारा है।
वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोगों के ऊपर राजनीति करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने धर्म की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हिंदू भी महापौर बन जाए, मुसलमान उप महापौर बन जाए, और एक किसी अन्य जाति को ले लीजिए, उसको भी उप महापौर बना दीजिए। तो हमारे यहाँ पे सब बैलेंस है, बढ़िया चल रहा है। मुंबई के दिल में जो है वो मुंबई उसे अपना मैंडेट देंगे, मुंबई उसे स्वीकार करेगा, और जो मुंबई जिसको स्वीकार करेगा कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ चल देगी। चलिए ठीक है, हालांकि ये 16 तारीख को पता चल जाएगा कि मुंबई किसके साथ है। संजय जी देखिए, जब यूबीटी की बात आती है तो यूबीटी को अपने ठाकरे ब्रदर्स को बताना पड़ता है कि ठाकरे ब्रदर्स है। अगर हम उद्धव ठाकरे की राजनीति की बात करें तो क्या उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है यहीं तक सीमित रह गई है कि हम एंटी बीजेपी आइडेंटिफाई लेकर चल रहे हैं? संजय जी क्या रखेंगे? देखिए शिवांगी जी, चुनाव 3 तरह के हैं इस देश में। एक लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और दूसरा ये नगर निकाय चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र नगर निकाय है और 29 और निकाय हैं। इनका चुनाव होता है। अब आप समझिए, एक नाथ शिंदे आज कहें साहब कुछ काम नहीं हुआ, तो संघ में तो वो भी थे। भाजपा कहे अगर काम नहीं हुआ तो मेयर का सपोर्ट तो इन्होंने किया था। और पिछले 3 सालों से कितना फंड बीएमसी से निकाला गया, याद जानकारी कर लीजिए, जानकारी मेरे पास भी है, कितना फंड निकाला गया बीएमसी से। तो बीएमसी जो फंड निकाला सरकार ने, वो क्या महाराष्ट्र की जनता भी लगाया गया, जबरदस्ती बार बार आगे बढ़ाया जा रहा था, आगे बढ़ाया, चुनाव नहीं, वो तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव हुए। मैं दूसरी बात कहता हूँ, यहाँ चुनाव जो होता है नगर निगम का या महाराष्ट्र नगर निगम में, वो चुनाव होता है वार्ड स्तर पे। वार्ड स्तर में क्या समस्याएं हैं, इन्होंने 10 गारंटियां दी थी कि हम लाडली बहनों को 2100 रुपए देंगे, शिव भोजन थाली कराएंगे, इसका शिव मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, बिजली बिलों में 30% कटौती करेंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, वृद्धाओं को 2100 रुपए देंगे, तमाम ऐसी घोषणाएं। अगर बिजली बिल माफ भी होती तो वार्ड स्तर पर बिजली बिल माफ होते। अगर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराई होती आज की डेट में, तो हमारे जो वार्ड है, पूरा महाराष्ट्र है, उनके लोग, उनके 60 वर्ष से ऊपर के लोग, माता पिता जो है आज तीर्थ यात्रा कर रहे होते। और किसानों के ऋण माफ करने की बात, किसानों के ऋण, आप सरकार आपकी बन गई, इतने दिन से आप छाए हुए हैं, आपने सरकार बनाने के बाद आप भूल गए, 2100 रुपए आपको देना था, उस पर आप भूल गए। देखिए जनता जो है, जनता इन तीनों चुनाव को अलग अलग दृष्टि देखती है, और ये भी देखती कौन जुमला बोल रहा है, कौन भटका रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब महाराष्ट्र की जनता 25 साल से माननीय उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के साथ है। बाला साहब ठाकरे के बाद 2014 से लेकर 19 तक माननीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार में शामिल हुए थे, सरकार बनाई थी। हम पार्टी ने चुनाव अलग अलग लड़ा था, तब भी हमको 84 सीटें आई थी, 80 सीटें बीजेपी की थी, लेकिन उन्होंने हमें समर्थन दिया। अगर उन्होंने हमें समर्थन दिया तो समर्थन क्या सोच के दिया था? क्या हम भ्रष्टाचार करते हैं? अगर वो आज कह रहे हैं कि साहब शिवसेना भ्रष्टाचार करती थी और उसने कोई काम नहीं 25 साल किया, एक नाथ शिंदे कह रहे, तो समर्थन क्यों दिया तुमको और हमारा मेयर क्यों बनवाया था? देखिए यही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, और यही जनता देख रही है, उनके अंदर झूठ फरेब कोई नीति है, ना नियम है, ना सिद्धांत है, ना कुछ है। जिसकी पार्टी मन में आई उसकी पार्टी तोड़ रहे। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब उनके अंडर में है। क्या कभी आपने ऐसा सुना होगा कि विधायकों का आकलन करके पार्टियां तोड़ दी जाए? दो देश की पार्टियां तोड़ दी गई और चुनाव शांति से बैठा हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में कि जो व्हीप जारी किया था उद्धव ठाकरे ने, वही व्हीप माना जाएगा। लेकिन क्या व्हीप माना? क्या किसी ने व्हीप माना? आपके स्पीकर ने व्हीप माना? नहीं माना। और बाकी किसी ने माना? नहीं माना व्हीप। तो यहाँ पे देश में क्या है, तानाशाही चल रही है इस समय। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे। ठीक है विनायक जी, जिस तरीके से पार्टी पर आरोप लगते हैं कि जो दावे किए जाते हैं वो दावे तो नजर नहीं आते, बाकी पार्टियों को तोड़ा जाता है, ईडी भेज दी जाती है, जो दावे किए गए वो दावे नहीं निभाए जाते हैं। विनायक जी इनकी बात का जवाब दीजिए। विनायक जी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, योगेश जी ठीक है। देखिए शिवसेना के जो उबाटा के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, भाई साहब को ये पता होना चाहिए, उन्होंने जो पिछले चुनाव है उसमें रिजल्ट देखा हुआ है कि ये पार्टी तोड़ी गई हुई नहीं है। तो एक विचार लेकर के सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हिंदुत्व के विचार को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ
जाने के लिए जो 2019 में जो लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो हिंदुत्व के लिए दिया था, उसी को पूरा करने के लिए सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने एक उठाव किया, एक क्रांति की, और उसके बाद में हमने दिखा दिया है कि असली शिवसेना किसकी है। वो आप मतलब विधानसभा इलेक्शन में देखिए 2025 का 24 के, फिर बाद में अभी नगर पालिका के इलेक्शन हो गए हैं, वहां पर आप देखिएगा, और अभी जो बीएमसी का इलेक्शन है महाराष्ट्र के जितने भी महानगर पालिका है उसमें भी ये हमारी शिवसेना जो है ओरिजिनल धनुष्यबान बाला साहब ठाकरे जी के विचार पर चलने वाली, हिंदुत्व को लेकर चलने वाली, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे साहब ये विकास की राजनीति करने वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे ये लोग मराठी अमराठी इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनके पास अभी कुछ मुद्दे बचे हुए नहीं हैं। मुंबई में आप देख रहे होंगे कि सारे मेट्रो आ गई है, मुंबई के जो लाइफ लाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, उसमें बहुत सारे डिब्बों में एसी लगवाना शुरू किया है, वो भी किफायत दाम पर। मुंबई की जो आम जनता है उन लोगों के लिए सड़क जो बन रही है, अंदर जो गटर्स बन रहे हैं वो भी क्वालिटी के बन रहे हैं। मुंबई में पहले एक ही सड़क पर थोड़ा सा टार लगाया जाता था, फिर बाद में वो बारिश में खत्म हो जाता था, फिर उस कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे उद्धव साहब के घर में बैठने वाले कॉन्ट्रैक्टर लोग मुंबई को लूट रहे थे धीरे धीरे। अभी पूरा एकनाथ शिंदे साहब ने सीमेंट के रास्ते, कंक्रीट के रास्ते, एकदम सालों साल टिकने वाले रास्ते वहां पे करने शुरू किए हुए हैं। ठीक है, आप सड़क की बात कर रहे हैं, आप सड़क की बात, ये कह रहा हूं कि ये सारे मुद्दे ही आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति को चुनाव देकर वोट देकर के हमको चुन के लाएगी, और ये हिंदुत्व का विजय होगा, ये भारतीयों का विजय होगा, महाराष्ट्रियों का विजय होगा, मुंबई कर का होगा, सारे नगर पालिकाओं में भगवा ही भगवा दिखेगा आपको। ठीक है, 16 तारीख को ये तस्वीर साफ हो जाएगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही, सड़क की बात कही, लेकिन मैं जब से तस्वीरें देखती हूँ हमें खबरें चलानी पड़ती कि थोड़ी सी बारिश होती है मुंबई बहने के लिए तैयार हो जाती, मुंबई में पानी जमा हो जाते हैं। उसका निवारण तो अभी तक मुंबई को मिला नहीं है कि बारिश हुई और मुंबई भीग गई, सड़कों पर जाम लग गया। देखिए, सालों साल उद्धव ठाकरे जी ने जो कुछ भी काम विजन लेकर के जो काम नहीं किया हुआ था उसके कारण ये चलता था। सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने मिलकर के अभी अच्छे से एक प्लान बढ़िया से बनाया हुआ है। मुंबई में आप देखेंगे जब घूमेंगे आपको गड्ढे मुक्त मुंबई दिख रही है। धीरे धीरे एक दिन में तो होगा नहीं, ये कुछ सालों में सब कुछ एकदम बढ़िया कर दिया है। मुंबई की जनता, लोग देख रहे हैं कि हमारे घर तक सुविधाएं पहुंचने लगी है। मतलब अब बारिश होगी, अब बारिश होगी मुंबई में, जब बारिश का समय आएगा तो पानी सड़कों पर नहीं दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। अभी आने वाले समय में देखिए, मुंबई की बारिश तो बहुत होती है, ये भी मान लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा होगा तो कुछ तो दिखेगा, लेकिन वो जो पहले जैसा 2004 में जैसा मुंबई पूरी तरह से डूबी हुई थी, और ये जो मिठी नदी का जो गटर जो थे वो अभी आने वाले समय में नहीं दिखेगा। इस बार भी मुंबई में बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं हुई है। अभी आने वाले साल में मुंबईकर को वो सारी दिक्कतों से निजात मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना पार्टी, हम लोगों के दिल में। योगेश जी, तो इस बार मैनिफेस्टो में ये बातें कही गई हैं, इस बार क्या मैनिफेस्टो में ये दावे किए गए या फिर सिर्फ बयानबाजियां चल रही है कि बुर्के वाली पीएम बनेगी, या जो श्री राम कहेगा वो मेयर बनेगा, या हमें मराठी अस्मिता को बचाना है, या फिर यही सब बयानबाजी चलेंगे, या फिर जनता के जो मुद्दे हैं उनको अच्छी सड़क चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको साफ पानी चाहिए, या फिर ये मुद्दे इस बार उठाए गए हैं, इन मुद्दों पर भी पार्टियां बात करेंगी या फिर सिर्फ बयानबाजी चलेंगी? देखिए, शिवसेना पक्ष, हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो है उसमें दिखाया है कि लोग, आम जन के जीवन में आमूलचूल बदल करना है। लेकिन विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वे लोग छोटे छोटे मुद्दे उछाल रहे हैं, उसलिए हम लोगों को कभी कभी बोलना पड़ता है। जैसे एक बहुत बड़ा और गंभीर इशू है, आज चुनाव के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बुर्के वाली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। क्यों भाई? अरे थोड़ा तो विचार करो, कोई भी महिला हो वो बननी चाहिए, ऐसे तो कहना उसमें बड़प्पन होता। लेकिन इनको एक अपनी विचारधारा इस देश पर थोपनी है। अरे हमने, हिंदुओं ने बहुत बड़े मेहनत से, कष्ट से इस देश को लिया हुआ है। जो भी कुछ देना था मुसलमानों को धर्म के आधार पर, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में दिया गया है। यहाँ का जो हिंदू है वो हिंदू की जमीन है, ये हिंदू का राष्ट्र है। हिंदुओं के साथ यदि
मुसलमान भी अब वंदे मातरम खुल के कहेंगे तो हम उनको बराबरी का दर्जा भी देंगे, लेकिन यहाँ पे वंदे मातरम आपको कहना नहीं है, यहाँ पे आपको भारत को भारत माता नहीं कहना है, मानना नहीं है, और फिर भी इस देश पीएम चाहिए बुरके वाली पीएम चाहिए। चलिए ठीक है, पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है पीयूष मिश्रा जी, इस बार क्या लग रहा है, मुंबई की जनता बहुत स्मार्ट कही जाती है, मुंबई की जनता क्या इस बार पार्टियों की आइडियोलॉजी चेक करेगी या फिर पार्टियों की परफॉर्मेंस पर नजर डालेगी? इस बार पार्टियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जनता किस ओर नजर डाल रही है इस बार? पीयूष जी। पीयूष जी आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। पीयूष जी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, एक्चुअली होस्ट ने म्यूट कर दिया था, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। बहरहाल ओके आवाज आ रही है। तो हाँ, तो ये एक बार आपने जो प्रश्न किया उस कंटेक्स्ट में देखिए, जनता कहीं की भी होती है, वो जनता बड़ी स्मार्ट होती है और उसको पता है होता है अपना आकलन करके कि किस किस्म का वोट उनको किस किस्म के इलेक्शंस में देना है। जहां तक यहाँ पे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात है, मुद्दा जो है अर्बन लोकल बॉडीज में, क्योंकि मोस्टली वोटर्स अर्बन ही होते हैं, तो वहां पे वो डेवलपमेंट जो है मोस्टली मुद्दा रहता है। अब डेवलपमेंट की जहां तक बात की जाए और वोट पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो देखिए जो एमएनएस और यूबीटी के जो शिवसेना जो साथ आई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि महाराष्ट्र में भी उनका जो मुंबई रीजन है वो अब सीमित रह गया उनके वोट शेयर के तौर पे, और उसके बियॉन्ड उनकी राजनीति है नहीं। यहाँ वो यदि अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी उनका आगे का कुछ हो पाएगा, अदरवाइज ये तो एक्सटिंक्शन की ओर जा रही है ये पार्टी। और ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मजबूरी है जिसके कारण परहैप्स ये साथ आए हैं। दूसरी बात जहां तक हो गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मैं जब देख रहा था तो 2017 में तो कांग्रेस को बुरी तरीके से रिजेक्ट ही किया गया था। 31 सीट्स उनकी आई, 52 तो जो पहले थी उसकी तुलना में। तो कांग्रेस अभी मुझे ऐसा लगता है एक मियागर प्लेयर के तौर पे यहाँ पे है, बहुत ज्यादा उनका वर्चस्व भी फिलहाल तो नहीं है। हाँ, देखने वाली बात ये जरूर है कि 2017 में एक जो स्टैटिस्टिकल शिफ्ट आया था और बीजेपी ने जब पहली बार अपने दम पे लड़के 82 सीट्स लाए थे, वो एक बहुत कंपैरेबल एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया बीजेपी की तरफ से। लेकिन फिर भी एक रियलिटी ये है कि 2005 से जो फ्लड्स की बात, फ्लड्स के कारण जो जल भराव की बात यहाँ पे सड़कों पे लगातार होती आई है, उसके लिए जो भी पार्टीज वहां पे रही है वो लगातार जिम्मेदार रही है। एक बहुत बड़ा 74 से 75 हजार करोड़ का ये इसका बजट होता है, एशिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये एक अर्बन लोकल बॉडी है। लेकिन उस तरीके से यहाँ पे काम को लेकर के अकाउंटेबिलिटी बहुत कम देखी गई है। और अभी जहां जहां पे जो गवर्नमेंट का कंटिन्यूएशन होता है, चाहे 3 लेयर पे जो गवर्नमेंट होती है, 3 लेयर पे सामंजस्य अच्छा होता है, तो कुछ जगहों पे उसका प्रभाव चाहे सूरत हो चाहे इंदौर हो, इसमें देखा गया है, जो कि बहुत ही छोटे होने के बावजूद एक अच्छा खासा एग्जांपल सेट करती है बीएमसी जैसे बड़े और वृहद और रिसोर्सफुल अर्बन लोकल बॉडी के सामने में। विनायक जी, 75,000 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट है, एशिया का सबसे बड़ा बजट कहा जाता है। लेकिन अगर इस बार हम पार्टी को लेकर बात करें तो पार्टी का जो मुख्य फोकस है क्या है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर भी लगातार पार्टी बात करती रही है। तो इस बार के चुनाव में क्या फोकस रख रही है पार्टी की, किस पर ध्यान देना है मुंबई के लिए, मुंबई की जनता के लिए? विनायक जी, मुंबई के जनता के लिए उनका रोजगार, उनके लिए रोजगार के अवसर, उनकी परिवहन की सुविधा, उनके लिए घर, मुंबई में प्रॉपर घर, और मुंबई को हर तरीके से डेवलप करने का जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बोलते हैं। उन्होंने जब से कारोबार संभाला है, उन्होंने अटल सेतु रहो, सागरी मार्ग रहो, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, उन सब प्रोजेक्ट को तैयार किया और अच्छी तरह से कार्यान्वित भी किया है। हमने देखा अभी वाडवण बंदर जैसा प्रोजेक्ट है जो एशिया का सबसे बड़ा एक अच्छा जो पोर्ट होगा, और उस पोर्ट का वैशिष्ट्य ऐसा है कि उसकी जो डेप्थ है वो बहुत अच्छी है और उसकी वजह से बड़े जहाज उधर आएंगे, तो उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है जिसका फायदा मुंबई को मिलने वाला है। उसके बाद में एमएमआरडीए रीजन जो है, ये एमएमआरडीए रीजन के लिए देवेंद्र जी के पास एक स्पेशल प्लान है जिसका उन्होंने 2035 और 2047 ऐसे 2
टप्पा में इसमें बाद में उसको विभाजन किया है, और 2035 तक क्या करेंगे, 2047 तक क्या करेंगे, इसका सब योजना उनके पास तैयार है। और देवेंद्र जी के बारे में समृद्धि महामार्ग की कंसेप्ट टू एग्जीक्यूशन जब उन्होंने करके दिखाया तो महाराष्ट्र की जनता के मन में, मुंबई की जनता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि ही इज ए मैन ऑफ डेवलपमेंट। तो वो उनका विजन जो है वो प्रत्यक्ष में लाना, ये ही हमारा काम है, यही भाजपा का और महायुति का विजन है। और माननीय देवेंद्र जी और माननीय एकनाथ जी दोनों उसी काम में जुटे हुए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, एजेंडा को लेके हम आगे जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, विनायक जी का कहना है कि उनकी पार्टी विकास पर फोकस कर रही है, लेकिन संजय जी आपकी पार्टी का ये कहना है कि हमारा जो मेयर है वो मराठी होना चाहिए, ऐसा क्यों? मराठी ही मेयर क्यों चाहिए? मराठी अस्मिता की हम बात कर रहे हैं, क्यों संजय जी? देखिए, सबसे पहले तो हम विनायक जी के बाद हम खारिज करते हैं कि विकास में चुनाव लड़ते हैं। कौन चुनाव उन्होंने विकास में लड़ा? 7,500 रुपए इन्होंने बांटे महाराष्ट्र में लाडली बहनों के नाम पे। 2 करोड़ 50 लाख बहनों को दिया इन्होंने। सरकार बनी, 10 लाख बहनें कम हो गई उसमें। 10 लाख रुपए 10,000 रुपए बांटे इन्होंने कहाँ पे? बिहार में। कह रहे थे हम लोन दे रहे, बाद में वो लोन गायब हो गया। ऐसे मध्य प्रदेश में पैसे बांटे। तो पैसे बांट के आप चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव आयोग शांति से बैठा हुआ। चुनाव घोषणा के चुनाव सूचना जारी होने के बाद 4 चरणों में पैसा बट रहा है, और जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा होता था चुनाव उनको रोक देता था। संजय जी, तो वो तो पार्टी की योजनाएं थी, पार्टी का कहना था कि वो योजनाएं हम चला रहे हैं, योजनाओं के जरिए लाड़की बहन आप जो सुन लीजिए, सुन लीजिए शिवांगी जी, वो पैसा नहीं बढ़ता, चेक कर लीजिएगा, मेरे पास रिकॉर्ड है उसपे कहाँ का हुआ, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ ना। दूसरी बात, महायुति में अजीत दादा पवार क्यों चले गए? अजीत दादा पवार चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। वो अगर इतनी विकास इन्होंने किया था, इतना ज्यादा इन्होंने काम अच्छा किया है, और जबकि बीजेपी का जब मेयर बना शिवसेना का तो बीजेपी सपोर्ट से बना, वहाँ एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, बराबर वहां बैठे रहे। आज वो कह रहे साहब कोई काम नहीं हुआ, आज हम काम करने जा रहे हैं। तो इसी झूठ को, इसी जुमले को, इसी चीज को जनता देखती है कि जब आप संघ में थे, सपोर्ट दे रहे थे मेयर का, तब आपको नहीं दिखाई पड़ा कि आप भाई मेयर सपोर्ट हम न देते, हमारे शिवसेना का मेयर न बनता भाई। हमें 84 सीटें दी, आप 80 सीटें दी, एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। क्यों सपोर्ट किया इन्होंने मेयर? इसके मतलब शिवसेना कभी भी कोई भ्रष्टाचारी वाला काम नहीं करती है। वो देश की शिवसेना उद्धव ठाकरे। चलिए ठीक है, विनायक जी आपकी बात का जवाब देंगे। विनायक जी काउंटर करेंगे, ठीक है विनायक जी, ठीक है आपकी बात। विनायक जी, इनके पार्टी के पास खुद का बात करने के लिए कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी काम इन्होंने किया नहीं है। हम 7,500 क्यों देते, हम क्यों करते, हम ये क्यों स्कीम चलाते, ये आपकी बात नहीं है। आप 25 साल बम्बई में थे, आपने बम्बई के लिए क्या किया, ये बम्बई की जनता को दिखाओ ना। हमने कभी बोला कि आपने ये किया है, ये हमारा के बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते। हम काम के बारे में चर्चा करते हैं। आपने कुछ भी काम किया नहीं है, इसलिए आप दूसरे के काम में दोष निकालने में बड़े रहते हैं। और ये बड़े रहने से ये महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता ये संतुष्ट नहीं है, वो आपको रिजेक्ट करने वाली है। हमारे आपके पास पहले के लिए कुछ है नहीं। जो हम पिछले मेयर को समर्थन आपने क्यों दिया? जब तक हम लोग तो अलग चुनाव लड़े थे। आपने क्या लास्ट टाइम आपको सपोर्ट क्यों किया? आप भ्रष्टाचार करते हैं मालूम हो के आपको चांस दिया था, क्योंकि स्टेट में हम साथ में थे, वो आपका सम्मान रखने के लिए। आपके उद्धव जी 2 दिन तक रूम के बाहर नहीं आए थे, ऐसा एकनाथ जी ने आके माननीय देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया कि वो बेचारे नाराज हो गए हैं। देवेंद्र जी ने बड़ा मन दिखा के, बड़ा भाई का रूप लेके उन्होंने बोला कि आप चलाओ, महानगर पालिका अच्छी तरह से चलाओ, और आप जो कुछ कर्म करने वाले थे उसका हमारे ऊपर ना है करके हम उसमें शामिल नहीं हुए। आपको चांस दिया था, आपने कुछ कर दिखाया होता तो जनता आपको स्वीकारती, मगर आपने कुछ करने के बिना खाली कट लेने के लिए आपने 5 साल गवाए, इसलिए जनता आपको नकारने वाली है। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे की पार्टी पर लगा रहे हैं। रतन शिवांगी जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्लियर सवाल पूछ रहे हैं।
आपने पिछले मेयर को हमारा समर्थन क्यों दिया था, इसका जवाब दीजिए। अगर भ्रष्टाचारी थे, मुंबई के खिलाफ काम कर रहे थे, आपने क्यों समर्थन में दिया था? मैं इसका जवाब पूछ रहा हूं। ठीक है विनायक जी जवाब देंगे, उसके बाद मुझे आगे भी पैनलिस्ट के पास जाना है। ठीक है विनायक जी ने बड़ी सभा में बोला है और टीवी के सामने भी बोला है कि जब लास्ट टाइम में बीएमसी का निकाल लग गया तो इनके 84 और हमारे 82 आए थे, हमारे हाथ में 120 लोगों का समर्थन था। फिर भी देवेंद्र जी ने ऐसा सोचा कि राज्य की कारभार में हमारे साथ ये लोग हैं, और माननीय एकनाथ जी शिंदे आके देवेंद्र जी को बोले कि गए 2 दिन से उद्धव जी रूम में बंद है, बहुत नाराज हुए। तो बड़े भाई का मन करके देवेंद्र जी ने बोला उनको नाराज मत करो, उनको चलाने दो, उनको एक लास्ट चांस दो कि 5 साल में अच्छा काम करके दिखाए। और आगे उन्होंने 5 साल काम नहीं किया। चलिए ठीक है रतन तिवारी जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। रतन तिवारी जी मैं देख रही हूँ बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रतन तिवारी जी मेरा एक आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस ने जो यूबीटी के साथ गठबंधन किया, ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है या फिर रणनीतिक गठबंधन है कांग्रेस का? जवाब दीजिए इस बात का। शिवांगी जी मैं कई जवाब दूंगा। पहले तो मैं योगेश जी जो बैठे हुए हैं नकली शिवसेना और असली शिवसेना में अभी तक फंसे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। यह लोग अपने आप को आज तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि असली है नकली, क्योंकि अगर असली होते तो इनके आगे शिवसेना लिखा होता और सबसे लास्ट में शिंदे नहीं लिखा होता। अगर ये असली शिवसेना होते तो बाला साहब ठाकरे जी का फोटो इनके पीछे लगा होता, जैसे हमारे मित्र के पीछे हमारे पार्टी के सामने केवल शिवसेना पक्ष प्रमुख का फोटो लगा है। अब सुन लीजिए पार्टी के पास में जब प्रवचन दे रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब सुन लीजिए। लिखा जाता है, लिखा सुनो, अरे सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए। सुन लीजिए योगेश जी, मेरा नंबर आ गया, आप सुन लीजिए। नहीं आप गलत बयान कर रहे हो। अच्छे प्रवक्ता है तो सुन लीजिए ना, वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बात करेंगे। भाई साहब आपका जवाब देने का हमारे पार्टी जवाब देना, अभी तक आप असली और नकली में फंसे हुए। ये नकली कौन है, असली कौन है, अभी तक उसमें फंसे हैं। अब शिवसेना केवल एकनाथ शिंदे साहब की है, ये केवल शिंदे ठाकरे साहब की नहीं है। महाराष्ट्र में ठाकरे की शिवसेना नहीं है, महाराष्ट्र की विधानसभा ठाकरे की शिवसेना नहीं है। अरे यहाँ पर 50 करोड़ के गद्दार की शिवसेना है, एकनाथ शिंदे साहब की 50 करोड़ के गद्दार की शिवसेना बताते हैं आप? क्या कह रहे जिसने चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, अरे पैसों के लिए जिसने गद्दारी की, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पैसों के लिए जिसने गद्दारी की, अपने पिताजी के विरासत को छोड़ दिया, प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे के परिवार के कांग्रेस जैसे अंजल बोलने का काम किया। कांग्रेस जैसे शिवसेना बताते हैं, पार्टी को असली शिवसेना बताते हैं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें यहाँ तो के शर्म आनी हिंदुओं ने चाहिए। बीजेपी और शिवसेना को ठाकरे वोट ने दिया था, आपके नेता को मुख्यमंत्री साथ जाकर के मुख्यमंत्री बनाने का तो पहले ही कर चुके थे। उनको इतने बड़े बड़े मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह दी, सबसे बड़ी बड़ा नेता बनाया, कांग्रेस के साथ चले विरोधी पक्ष नेता बनाया, जनता, लेकिन आपने क्या किया? चलिए ठीक है रतन जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि योगेश जी शिवसेना के आगे शिंदे लिखे हैं, इन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ रही, तो वहां भी थोड़ा नजर डालेंगे तो शिवसेना के आगे यूबीटी है के पास सामने हमारे पार्टी को केवल शिवसेना कहा जाता है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी को शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसे कहता है। देखिए नाम दिया है, आप चलिए ठीक है समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया पीयूष जी से लूंगी। ठीक है, ये पार्टी बाला साहब ठाकरे नहीं हुई है। पीयूष जी से आखिरी प्रतिक्रिया। पीयूष जी, इस चुनाव की हार जीत का सरकार की स्थिरता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? वापस आएंगे थोड़ा सा रतन जी देखिए समय का, वापस सभी पैनलिस्ट को मुझे समय देना है। समय बिल्कुल नहीं दिया, इन लोगों के आपने भरपूर समय दिया, मैंने आपको भी समय दिया। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, एक बार प्रतिक्रिया लेने दीजिए पीयूष जी। ये बिल्कुल अच्छा, पीयूष जी जवाब दीजिए। आपने मुझे बिल्कुल समय नहीं दिया। ठीक है रतन जी, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया। आप भी समझिए डिबेट का एक समय निश्चित होता है, डिबेट का एक समय निश्चित होता है। आप ऐसी बातें मत करिए। ठीक है पीयूष जी, ठीक है रतन जी वापस आओगे। पीयूष जी जवाब दीजिए, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। आपकी ये ओवर पीयूष जी मेरा प्रश्न ये है कि इस बार की चुनाव की जो हार जीत है वो सरकार की स्थिरता पर कितना असर डालेगी?
देखिए, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत बड़ा एक चाबी होता है महाराष्ट्र इलेक्शन में, इसको तो सभी जानते हैं। और जहां तक अभी वर्तमान कंटेक्स्ट की बात है, एक चीज तो समझ में आ गई है कि वर्तमान में ये जो मुकाबला है ये मोस्टली यूपीटी और ये जो शिवसेना का फैक्शन है एमएनएस के साथ में, उसके और बीजेपी के अगेंस्ट में है। और ये अपने आप में दो चीजें जो है बहुत टेलिंग है इसमें, कि एक पार्टी जो कि नेशनल पार्टी थी वो आज थर्ड प्लेयर बन के रह गई है जो कि कांग्रेस है, और दूसरा यहाँ पे वर्तमान में जो स्थिति है उसमें डेवलपमेंट को एजेंडा प्रमुखता से रखने की जरूरत है, जो कि 2005 तक के और उसके बाद भी बहुत हद तक डेवलपमेंट को फोकस पे नहीं लिया गया। उसके क्या कारण है उसको तलाशने की जरूरत है, और जो भी जीतती है डेवलपमेंट पे उसको काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मुंबई जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी है, उसको मराठी नॉन मराठी ऐसे एंगल से देखना बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। लेकिन इंटरनेशनल अभी तक बनाया नहीं गया उसको। ठीक है, चलिए, समय का अभाव है। आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 15 जनवरी को चुनाव है, तमाम पार्टियों ने पूरी कोर कसर कर दी है, और आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार थमता हुआ नजर आया, तमाम बयानबाजियां पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, तमाम जो है घोषणा पत्र में तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन 16 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीएमसी का बॉस आखिरकार कौन बनता है। तो आज के रणक्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।